तो ये चैप्टर नंबर 2 पूरा इसके ऊपर बेस कर रहा है, यही इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही इसके अंदर 3 की हेडिंग्स हैं जो कवर हो। तो जो ओपनिंग केस है इसका एफएमसीजीज यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के ऊपर है। इसका आइडिया ये है इसके अंदर रैशनल कि जो प्रोडक्ट्स बहुत कॉमनली यूज होती हैं, मसलन आप लोगों ने देखा होगा ओरल बी, हेड एंड शोल्डर्स, पेंटीन, सेफगार्ड, क्रेस्ट, एरियल, पैम्पर्स, जिलेट, इनमें से अक्सर ब्रांड्स लोगों के घरों में होंगे और शायद आप लोगों ने गौर ना किया हो, लेकिन ये सारे के सारे अमेरिकन कंपनी है, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो ओन करती है। इसी तरह यूनिलीवर भी एक दूसरी एफएमसीजी की कंपनी है, जिसके फेमस ब्रांड में लक्स, डव, लिप्टन, कनौर, सर्फ, सनसिल्क, रेक्सोना, सनलाइट, क्लोजअप, पॉन्ड्स, ठीक है, क्लियर, लाइफ बॉय और वाल्व, इन सारों को एक कंपनी यूनिलीवर ओन कर रही है। तो ये भी अगेन इनमें से अक्सर प्रोडक्ट्स या लोगों के पास होंगी, या एटलीस्ट इन ब्रांड्स का लोगों ने सुना हुआ है, इवन हर दूसरे घर के अंदर ये प्रोडक्ट मौजूद है। तो आइडिया ये है कि ये प्रोडक्ट जितनी कॉमनली यूज हो रही हैं, इतनी सारी इनको एक कंपनी ओन कर रही है, और बल्कि इनमें से बाज जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो ये कि बाज ब्रांड सारे एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। साबुनी का ब्रांड लक्स भी है, डव भी है, लाइफ बॉय भी है, शैम्पू का ब्रांड सनसिल्क भी है, डव भी है, लाइफ बॉय भी है, ठीक है। तो क्यों एक कंपनी मल्टीपल डिफरेंट ब्रांड्स एक कैटेगरी के अंदर यूज कर रही है? मसलन 2011 में हुआ था कि यूनिलीवर ने पाकिस्तान में एक ही साल में 7 नए ब्रांड बनाए। तो उसका क्लियर शैम्पू था एंटी डैंड्रफ, लाइफ बॉय उसने कहा कि जो लोअर मिडिल क्लास के लिए, और सनसिल्क अपर मिडिल क्लास के लिए है। तो कंपनी को टॉप एंड के ऊपर गैप नजर आया, उसने उसके लिए फिर डव पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया। तो अब 4 ब्रांड शैम्पू के वो एक ही कंपनी ओन कर रही है, और यही सवाल है कि क्यों एक कंपनी वो 4 शैम्पू के ब्रांड उसने रखे हैं। इसी तरह नेस्ले, ये ओपनिंग केस के अंदर और बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज की टच दी हुई है, नेशनल फूड, हमदर्द एंड करशी, ये भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में, आल दो इनकी रिलेटिवली डिफरेंट। नेशनल फूड है वो सिर्फ स्पाइसेस के अंदर डील कर रहा है, हमदर्द और करशी जो है ये ज़्यादातर यूनानी बेसिस के ऊपर, ग्रीक ओल्ड नॉलेज को यूटिलाइज करके लोगों के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट फूड रिटेल चेन है, वो भी काफ़ी हद तक आइसक्रीम, जूसेस, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी इन होगी अदर देन बेकरी आइटम। इस तरह ब्रेड एंड स्प्रेड्स कैटेगरी है, जिसमें डॉन और यंग्स जो हैं वो लोकल फेमस ब्रांड है, और तपाल इसी तरह टी मार्केट का शेयर है। तो डिफरेंट एफएमसीजीज की टच यहाँ पे आ रही है। क्वेश्चन यही है कि अगेन एक कंपनी क्यों मल्टीपल शैम्पू ब्रांड लॉन्च कर रही है, और कैसे ये कंपनीज डिफरेंट मार्केट में गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर टच हो रहे हैं, और फिर किस तरह ज़ाहिर है उन कस्टमर्स को वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की देखी जाए तो तकरीबन 7.8 अरब है, और इसमें आइडिया यही है कि लोग, अल्लाह ताला ने लोगों के मिजाज डिफरेंट बनाए हैं, तो इंसान हर किसी की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है। एक वीडियो गेम खेलने वाले भी, एक शख्स को एक गेम पसंद आ रही है, कोई कहेगा जी मुझे लास्ट ऑफ अस बहुत इंटरेस्टिंग लगी, दूसरे को अनचार्टेड 4 पसंद आ रही है, और जो दूसरे को पसंद आ रही है वो पहले को नहीं आ रही। तो प्रोडक्ट्स में भी यही हो रहा होता है, गाड़ियों में भी ये हो रहा होता है, मोबाइल फोन में हो रहा होता है, कि इंसानों की चूंकि नेचर डिफरेंट है, सब लोग एक जैसी चीज नहीं पसंद कर रहे होते। तो कंपनीज भी लोगों की ये जो नेचर का डिफरेंस है, इसको कैश करना चाहती हैं बाय लॉन्चिंग मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट पीपल, ताकि एक सेगमेंट ग्रुप बना के उनको एक तरह की प्रोडक्ट से लॉन्च करें, जैसे भी हमने स्टार्टिंग केस के अंदर पढ़ा डब के बारे में। तो इसको ये जो ग्रुपिंग की जाती है लोगों की, ये सेगमेंटेशन कहलाती है। फिर उसमें से जो सेगमेंट्स पिक की जाती हैं वो टारगेटिंग, और फाइनली फिर पोजीशन के ऊपर आते हैं। तो सेगमेंटेशन क्या है जी, कि बायर्स जिनकी कॉमन नीड्स हैं उनकी बेस के ऊपर उनकी सेगमेंट बना देना, जिनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब उनको एक मार्केटिंग एक्शन दिया जाएगा वो एक और पीस को सिमिलरली रिस्पॉन्ड करेगा। तो सेगमेंटेशन की 4 ब्रॉड टाइप्स हैं, जिनमें जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल है। जियोग्राफिक में रीजन, एरिया, क्लाइमेट वाइज की जा रही होती है, समटाइम्स पॉपुलेशन डेंसिटी की बेस पे भी। डेमोग्राफिक के अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स लिए जा रहे होते हैं, जेंडर, एज, पॉपुलेशन, एजुकेशन, रिलीजन, इनकम। साइकोग्राफिक में लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी वगैरह के हिसाब से, और बिहेवियरल के अंदर के प्रोडक्ट का यूजेज लोगों का क्या है। तो इन सारों की डिफरेंट टाइप्स आगे भी आ जाएंगी, और ये टेबल 2.1 के अंदर भी सेगमेंटेशन टाइप को समराइज किया हुआ है, ताकि ये इनकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं ताकि ये याद रखने के लिए कन्वीनियंट हो। तो अभी फर्दर हम इन चारों की डिटेल देख लेते हैं, जो चैप्टर के अंदर भी दी हुई है। जियोग्राफिक में क्या है कि आप एरिया वाइज सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, डॉन पाकिस्तान का बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है, इसके अंदर ना एक मेट्रोपॉलिटन पोर्शन होता है, तो उसकी जो मेन न्यूज़ है वो कॉमन होती है लाहौर या कराची वगैरह के लिए, और जो इंटरनल न्यूज़ है वो उसकी डिफरेंट होती हैं
यानी जो पूरे पाकिस्तान की खबरें हैं वो लाहौर कराची के लिए भी सेम ही होगा जो अपर पोर्शन, लेकिन जो इंटरनल मेट्रोपॉलिटन पोर्शन है वो लाहौर के लिए इनका डिफरेंट होगा और कराची के लिए डिफरेंट होगा। तो इन एडिशन में अब क्या होता है कि यानी उन्होंने ज्योग्राफिक कस्टमाइजेशन दे दी ताकि लोगों को कुछ लोकल कंटेंट भी मिल जाए और कुछ सेम कंटेंट भी ले लें। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्लाइमेट के अंदर होगा कि जो कंपनीज बना रही हैं लेट्स से नॉर्थर्न एरियाज के लिए और जैकेट्स थ्रू आउट द ईयर जरूरत होगी, जो गर्म इलाके हैं उनमें और रेयरली 1-2 महीने के लिए थोड़ी देर के लिए सिर्फ सीजन जाए, तो वो भी बनाने वाली कंपनीज के लिए होता है। इसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अब पाकिस्तान का मसलन ये जो 2017 का लास्ट सेंसस हुआ तो उसके हिसाब से कराची की 1.5 करोड़ आबादी, लाहौर की 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। अब और भी बढ़ गई है ज़ाहिर है। तो इसके अंदर भी यानी ये आइडिया, अब ये 2 बड़े शहरों के अंदर ही इतनी बड़ी मेजर पॉपुलेशन 2.5 करोड़ पॉपुलेशन पाकिस्तान की यहीं पे सिर्फ 2 शहरों के अंदर आ रही है। जबकि बाकी शहरों के अंदर रिलेटिवली कम और फिर ज़ाहिर है विलेज एरियाज़ में उससे भी कम हो जाती है। छोटे-छोटे फिर बहुत सारे एरियाज़ बनते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर भी सेगमेंटेशन की जाती है। उसके बाद अगर ज्योग्राफिकली आप बड़े-बड़े शहरों से स्टार्ट करते हैं और फिर इवेंचुअली पूरे उसके अंदर स्प्रेड करते हैं। सेकंड टाइप है फिर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक में क्या होता है कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टच हुए थे हमने, एज, जेंडर, इनकम, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन वगैरह की बेस के ऊपर इसके अंदर की जाती है। एज के अंदर फॉर एग्जांपल ये मार्केटर्स ने डिफरेंट सेगमेंट्स बनाई हुई हैं। साइलेंट जनरेशन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले पहले थी उसको कहा जाता है। बेबी बूमर्स का एक्चुअली क्या स्टोरी है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो दुनिया की तवज्जो इंडस्ट्री की वो अमूमन सिर्फ फौज की तरफ थी, फौजियों की तरफ। क्योंकि हो क्या रहा था कि सारी दुनिया ज़ाहिर है भारत की तरफ कंसंट्रेटेड थी, तो शूज़ बन रहे थे, वो भी ज़्यादातर फौजियों के लिए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स और इवन ड्रेसिंग वगैरह वो फौज के ऊपर फोकस था। जब जंग खत्म हुई, तो फिर दुनिया ने मार्केटिंग और इसकी तरफ आना शुरू हुई। तो जो लोग उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन लोगों की बर्थ हुई, उनका नाम बेबी बूमर रखा गया, क्योंकि ये रिलेटिवली उससे पहले जंगों में कह लें रिलेटिवली पॉपुलेशन कम थी, फिर बाद में उसके वो जब ग्रो की तो इसको टारगेट मार्केटर्स ने करना शुरू किया। बेबी बूमर्स के बाद जो जनरेशन है, जनरेशन एक्स 65 से 80 तक बर्थ हुई, ये रिलेटिवली इग्नोर हुई। इनका नाम फिर ये जनरेशन एक्स रख दिया। इसके बाद जो आई फिर वो जनरेशन वाई बनी। तो बेबी बूमर भी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन थी, इसको काफ़ी टारगेट किया गया। उसके बाद जनरेशन वाई को भी, ये भी मार्केटर्स इसको मिलेनियल्स भी कहते हैं, इनका एक अल्टरनेट नाम भी रखा हुआ है, रफली जिनकी 81 से 95 तक बर्थ है। ये एग्ज़ैक्ट बर्थ ईयर में माइनर सा इख्तिलाफ है, कहीं-कहीं 1-2 साल ऊपर-नीचे भी आपको मिलेंगे। बट ब्रॉडली तकरीबन ये 15 ईयर्स के अब उन्होंने चंक बनाने शुरू कर दिए। तो जनरेशन वाई के भी बाद फिर जो आई वो जनरेशन ज़ी और उससे भी अगली अब जो कैटेगरी आनी शुरू हो गई है, अभी बहुत छोटे हैं अगर चाहिए, लेकिन उन्हें जनरेशन अल्फा कहा जा रहा है। 2011 से 25 तक की बर्थ वाले। तो ये आप लोगों की जनरेशन जनरेशन ज़ी आ रही है। अब इसमें यही हो रहा है कि इनकी नेचर में उस हिसाब से डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। जो बेबी बूमर्स हैं ज़ाहिर है वो रिलेटिवली इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, जो उसके बाद की जनरेशन आई, वो रिलेटिवली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती चली गई और क्विकली अब्ज़ॉर्ब करती गई। तो जितनी बाद की जनरेशन है उतना ही ज़्यादा वो हेवी यूज़र हैं न्यूअर चीज़ों की, लेकिन कुछ जो ओल्ड वैल्यूज़ थी, हार्ड वर्क और एफर्ट जो प्रीवियस जनरेशंस करती थी, मॉरल वैल्यूज़ थी, वो रिलेटिवली न्यूअर जनरेशंस के अंदर कम होती जा रही है। तो इस तरह लोगों के यानी जनरेशन के हिसाब से जनरेशनल कोहॉर्ट्स बन जाते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और यूएसए का एस्टीमेट है। अमेरिका के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की ज़्यादा है, इसलिए उनका ओल्ड एज बहुत ज़्यादा है हमारे मुकाबले में। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके यहाँ जनरेशन वाई और ज़ी तकरीबन बराबर तादाद में है और फ्यूचर में वो जनरेशन अल्फा बहुत कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो ग्रोथ रेशियो है वो बहुत कम होती आ रही है, जबकि पाकिस्तान में उसी रेशियो से ये ग्रो कर रही है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन तक जो है ना पाकिस्तान का साइज़ उसमें बढ़ जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। फिर फैमिली लाइफ साइकिल इसी तरह इसके हिसाब से भी मार्केटर्स बहुत मार्केटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि फैमिली लाइफ साइकिल क्या है कि जब आप अनमैरिड होते हैं, आपकी चाइल्डहुड में और लाइफस्टाइल है, अनमैरिड एज एडल्टहुड में और है, शादी के बाद आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, फिर बच्चों के बाद और हो जाता है, फिर ज़ाहिर है बच्चों की शादियों के बाद चेंज आ जाती है। तो ये लाइफ के अंदर ये फैमिली लाइफ साइकिल होता है, इसके हिसाब से भी आपके अंदर चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट फिर जेंडर की बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशन होती है, क्योंकि अगेन दोनों जेंडर्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मेन जो हैं वो विजन में हायर होते हैं, इमोशनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है फॉर एग्जांपल, फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जबकि फीमेल्स एबिलिटी टू मल्टीटास्क में, कंपैशन में, केयर में, इंटेग्रिटी में, लॉयल्टी में, इन चीज़ों में बहुत हाई होती हैं। तो इसी तरह ब्रांड उनके हिसाब से डिफरेंट सेगमेंटेशन बना रहे होते हैं और फीमेल्स के लिए स्पेशली कॉस्मेटिक्स में, मैगजीन्स में इनके अंदर डिफरेंसेस बहुत क्लियर मिलते हैं। इवन टीवी चैनल वगैरह में मेन के इंटरेस्ट और होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, फीमेल्स के ड्रामास वगैरह वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फिर इसी तरह इनकम की बेस के ऊपर सेगमेंटेशन की जा रही होती है। लाहौर में रेस्टोरेंट्स आपको बहुत एक्सपेंसिव भी मिलेंगे और बहुत सस्ते भी मिलेंगे। गाड़ियों के अंदर, पेन्स के अंदर, हर चीज़ में पेन आपको
₹5 से लेके आपको हज़ारों रुपए तक का मिलेगा, लाखों का भी मिलेगा। गाड़ी में मर्सिडीज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल सी क्लास के लिए, लोअर अपर क्लास के लिए इसने अपनी सी क्लास प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की। तो इस तरह यानी वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट, सैमसंग के सेल फ़ोन है तो वो 15,000 से स्टार्ट हो गए, उसका जो Z Fold 2 है वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए का इस प्राइस रेंज में जा रहा है। तो यानी डिफरेंट सोशल क्लासेस को टारगेट किया जा रहा होता है। ये एक इंटरेस्टिंग लॉ है अर्नेस्ट एंजल का, एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन था, उसने ये थ्योरी दी थी 1857 में कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो परसेंटेज स्पेंट ऑन फूड कम हो जाती है, हाउसिंग की कांस्टेंट रहती है और सेविंग की इंक्रीज हो जाती है। मकसद क्या है कि जब लोग अमीर होते हैं तो फिर ही उनके पास लग्जरीज के लिए ना स्पेंडिंग आती है, अदरवाइज लोअर क्लास में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं कि आपको जो ग्रॉस इनकम मिली उसमें से कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस कट गए। फिर डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है, टैक्सेस और इनकम थी उसमें से टैक्सेस कटे, और फिर नेसेसिटीज होती हैं, यानी आपने ज़रा कुछ ना कुछ भूख के लिए खाने के लिए जो खर्च करना है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आइडिया यही है कि डिस्क्रिशनरी इनकम जो है ना वो आपके एंड में बचती है, जिसकी बेस के ऊपर आप फिर लग्जरीज वगैरह को परचेज कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट शेयर ऑफ पॉकेट का आता है। शेयर ऑफ पॉकेट क्या होता है कि आपने लेट्स से अगेन फूड के ऊपर अगर स्पेंडिंग करनी है तो वो लिमिटेड स्पेंडिंग आप कर सकते हैं। जो कंपनीज फूड कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रही हैं वो ये शेयर ऑफ पॉकेट जो है ना वो स्नैच करने के कोशिश कर रही होती हैं। इस तरह ये पाकिस्तान का हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे ने कंडक्ट किया हुआ, गवर्नमेंटल क्विंटाइल्स में पाकिस्तान को डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 1/5 ऑफ पॉपुलेशन। तो जो 25% लोअर एंड पे पॉपुलेशन आ रही है वो 20,000 भी एवरेज इनकम नहीं अर्न कर रही। ये 2015-16 में कंडक्ट हुआ था, वो ऑब्वियसली बढ़ गया होगा 5 सालों में, लेकिन फिर भी। और फिर जो सेगली है वो भी 24,000, इनके पास भी सेविंग ना होने के बराबर है, उनकी कंजम्पशन भी तकरीबन उतनी जा रही होती है। फिर जैसे-जैसे थोड़ा ऊपर जाते हैं वहाँ पे आपकी सेविंग रिलेटिवली बढ़नी शुरू होती है। टॉप क्विंटाइल 60,000 है, उसकी एवरेज इनकम, और स्पेंडिंग 52,000 है। इसी तरह एजुकेशन है, इसमें 8% पॉपुलेशन है जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज अर्न करती है। फिर रिलीजन है, जैसे पाकिस्तान में 96% मुस्लिम्स हैं, 1.6% क्रिश्चियन है, 1.6% हिंदूज हैं। तो रिलीजन की बेस पे बारह कम प्रोडक्ट टारगेट की जा रही होती है, लेकिन जो रिलीजियस दायरा स्टफ है वो उसके अंदर भी कवर हो रहा होता है। नेक्स्ट फिर है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक में क्या लाइफस्टाइल की बेस के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल ये कपाल तेजम का एड चलता था, लगे ठा करके, तो इसके अंदर यही आइडिया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग इमेज को विलेज में, एक मजबूत आदमी के इमेज को डिपिक्ट कर रहा होता था। माउंटेन ड्यू के फेमस एड है जो एडवेंचर्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो वो भी अगेन एक लाइफस्टाइल को टारगेट कर रहे होते हैं। थर्ड कैटेगरी है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। फिर नेक्स्ट बिहेवियरल सेगमेंटेशन में क्या है कि आप सेगमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स यूजेज ऑफ प्रोडक्ट कर रहे होते हैं कि लोग प्रोडक्ट को कैसे यूज करें। मसलन ओकेजन पे जब ये वर्ल्ड कप वगैरह आता है, चाहे फीफा का हो, क्रिकेट का हो, तो उस पर बहुत सारे लोग परचेज कर रहे होते हैं। आपने देखा 14 अगस्त से पहले 1 अगस्त से ही स्टॉल वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं, तो लोग डिफरेंट ओकेजन पे अब जो यानी झंडियां उन दिनों में बिक्री होती है वो आगे पीछे नहीं मिलती। इसी तरह ये रमजान मुबारक के मौके पे बहुत सारी, ईद के मौके पे बहुत सी जो सेगमेंटेशन होती है वो ओकेजन के अंदर कवर होती है। यूसेज रे अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग टर्म है परेटो रूल। ये इसको 80-20 रूल भी कह देते हैं, परेटो रूल भी कह देते हैं। 80-20 रूल क्या कहता है, ये परेटो ने डिस्कवर किया था। उसने देखा था कि 80% लैंड सिर्फ 20% हाथों में है। और ये आप अब भी देखेंगे ना तो आपको इनकम वगैरह में अक्सर इस तरह की वेल्थ में भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी कि एक मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत थोड़ी चीज अर्न कर रही होती है, और एक बहुत थोड़ा सा तबका वो बहुत ज्यादा रख रहा होता है। तो मार्केटर्स के लिए इम्प्लीकेशन है कि कंपनीज, अक्सर कंपनीज की 80% सेल सिर्फ 20% कस्टमर ला रहे होते हैं। तो ये लॉयल रीयूज वाले जो कस्टमर्स हैं, कंपनीज को भी इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है ताकि अपने वो लॉयल कस्टमर्स को कम से कम बेहतर तरीके से सर्व करें। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है कि जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं इनको आप किस तरह अप्लाई करेंगे, आपके ख्याल में ये इनमें से कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। इसी तरह फिर मल्टीपल सेगमेंटेशन बेसिस है। ज़रूरी नहीं होता कि आप इनमें से कोई एक ही कैटेगरी यूज़ करें, बल्कि एक कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स बेस कर रही है। तो मतलब लेक्सस जो है वो जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन यूज़ करती है, यानी जियोग्राफिकली पूरे ग्लोब को टारगेट कर रही है, लेकिन डेमोग्राफिकली सिर्फ एलीट को टारगेट कर रही होती है। तो ये भी यानी एक तरीक़ेकार है। ताकि फर्दर एप्लीकेशन के लिए आप ये एप्लीकेशन ऑफ कांसेप्ट से गो थ्रू करें ताकि ये कांसेप्ट जो है ना वो कंसोलिडेट हो। बिज़नेस मार्केट्स को इसी तरह बी टू सी का कांसेप्ट क्या कहता है, बिज़नेस टू कंज्यूमर, यानी सेलिंग बाय बिजनेसेस टू एंड यूजर, जिन्होंने खुद कंज्यूम करना होता है। और बी टू बी का कंसेप्ट ये कहता है कि आप बास कंपनीज बी टू बी डील करती है, बिजनेस टू बिजनेस, वो दूसरे बिजनेसेस को सेल करती हैं। इसमें ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कम होती है, लेकिन यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, लेकिन सेल बहुत ज्यादा बल्क में होती है, अमूमन बहुत ज्यादा यूनिट सेल होता है। मसलन एक लेट्स से ये एसी बनाने वाली कंपनी
वो अगर सेल करती है कंज्यूमर्स को तो जाहिर है कंज्यूमर ने एक एक यूनिट परचेज करना है, लेकिन वही कंपनी एक हॉस्पिटल को, एक यूनिवर्सिटी को जब टारगेट करती है, तो यूनिवर्सिटी ने या हॉस्पिटल ने अगर परचेज करनी है तो वो जाहिर है बल्क में हो सकता है, वो 100 यूनिट 200 यूनिट्स वो बहुत ज्यादा लार्ज साइज में करते हैं। तो B2B भी एक बहुत बड़ी डोमेन है और बहुत सारी सेल्स इसके अंदर हो रही होती है। तो उसमें भी जियोग्राफिकली डेमोग्राफिकली वहाँ पे इंडस्ट्री साइज के हिसाब से वो भी सेगमेंटेशन बनती हैं। बाज़ कंपनी उस तरह भी करती हैं क्योंकि हर बिजनेस का भी डिफरेंट एक रिक्वायरमेंट होती है। बेनिफिट सॉर्ट बाज़ अगर डिफरेंट होते हैं तो उसके हिसाब से भी टारगेटिंग की जाती है। बाकी सेगमेंटेशन के अंदर ये देखना होता है कि रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो मीट हो, मसलन मेजरेबल हो, जो सेगमेंट आप बना रहे हैं, एक्सेसिबल हो, उस तक पहुंच सकें आप। अगर एक कंपनी लेफ्ट हैंडर्स को टारगेट कर रही है जो सिर्फ 10% पॉपुलेशन है तो उसको एक्सेस कैसे करेगी? ये एक्सेसिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, सब्सटेंशियल हो यानी उसका साइज इतना बड़ा हो सेगमेंट का कि कंपनी को कोई प्रॉफिट भी उससे अर्न हो सके, बहुत छोटी ना हो। डिफरेंशिएबल हो यानी अगर उसमें और दूसरी सेगमेंट्स में फ़र्क ही कोई नहीं है, वो भी उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर वो सेगमेंट बनाने का फ़ायदा नहीं होगा। और एक्शनेबल हो यानी कंपनी के अपने पास इतने रिसोर्सेज़ हों, कि वो उनको टारगेट कर सके। नेक्स्ट कंसेप्ट अब आता है टारगेटिंग का। टारगेटिंग क्या होती है कि जब आप कंपनीज़ ने एक ग्रुप बना लिया पोटेंशियल कस्टमर्स का, उसके ऊपर फिर अब वो उसमें से सेलेक्ट करती है कि ठीक है, हम किन के लिए अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स जो है ना, वो कंसंट्रेट करेंगे। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो ये देखिएगा, अगर आप लोगों को शॉटगन और राइफल अप्रोच का डिफरेंस पता हो, कि कंपनीज के पास ब्रॉडली ये 4 कैटेगरीज होती है, स्पेशली जो 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक होती है शॉटगन अप्रोच। शॉटगन क्या होती है? ये जब फायर करती है तो इसमें कई छर्रे होते हैं, इसका एक बर्स्ट इफेक्ट होता है। ऑन द अदर एंड राइफल क्या करती है? ये बहुत प्रिसाइज लेकिन बहुत दूर तक टारगेट लेती है, 1.5-2 किलोमीटर तक भी इसका एम चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनीज यानी प्रिसाइज़ली टारगेट करती हैं कि हमने किन लोगों को चुनना है। और शॉटगन में क्या होता है कि जनरल सारों को टारगेट करने की कोशिश कर रही होती है कि उनमें से कहीं न कहीं पे हमें टारगेट कस्टमर मिल जाएगा। तो अनडिफरेंशिएटेड या मैस टारगेटिंग उसको कहा जाता है। उसके बाद बीच में आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जिस जो मल्टीपल सेगमेंट्स बना के कंपनीज़ टारगेट कर रही होती हैं। और नीश होती है जिसमें कोई एक ग्रुप सिर्फ लिया जाता है, उसको टारगेट कर रहे होते हैं। और कस्टमाइज़ में यूजुअली इंडिविजुअली की जा रही होती है, कि बहुत ज़्यादा लोकल कोई कंटेंट दिया जा रहा हो। तो इसकी डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड है, यानी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता। ये कमोडिटीज में बहुत ज्यादा मिलेगी, चावल, साल्ट, शुगर इनमें आम है। अमूमन जो पेट्रोल पंप्स हैं ये भी बाज़ात सिंगल, अगर एक ही टाइप का वो पेट्रोल सेल कर रहे हैं, सीएनजी पंप है वो सिर्फ सीएनजी सबको दिए जा रहा है, डीजल है तो वो सिर्फ डीजल दिए जा रहा है। ये भी सिंगल टारगेटिंग वो कर रहे हैं कि वो एक ही प्रोडक्ट जो है ना वो सिर्फ सेल कर रहे हैं। मिनरल वाटर की बोतल में भी इसी तरह वो एक ही तरह की कैटेगरी सबको सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है डिफरेंशिएटेड या सेगमेंटेड टारगेटिंग। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं कंज्यूमर्स की और उनके हिसाब से करते हैं। जो अभी हमने ओपनिंग केस में एग्जांपल स्टार्ट किया, एफएमसीजी की, इवन गाड़ियों की, पीएनजी, यूनिलीवर, टोयोटा, ये सब क्या कर रहे हैं? मल्टीपल सेगमेंट्स बनाते हैं कस्टमर्स की और उनको टारगेट करते हैं। ये काफी एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि इसमें हर टारगेट ग्रुप को आपको बकायदा उसके लिए सेपरेट प्रमोशन और समटाइम्स सेपरेट प्रोडक्ट बनानी होती है। तो उस तरह से खर्चा पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट कंपनीज एक्सपेक्ट भी ये कर रही होती हैं कि हमें रिटर्न भी उसके बदले में ज्यादा मिलेगा। तो ये तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको इसकी एग्जांपल मिलेगी, मैगजीन्स, टीवी चैनल्स, कार्स, एफएमसीजी। थर्ड, फिर इसके अंदर जो रिलेटिवली स्क्वीज होती है वो नीश होती है, यानी आपको ये एक सेगमेंट ग्रुप पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्पोर्ट्स लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स हैं, ये सिर्फ एक ग्लोबल एलीट को टारगेट कर रही होती है, तो इसको नीश कहा जाता है। लेकिन समटाइम्स बात छोटी कंपनीज भी वो कोई ऐसी सेगमेंट देख लेती हैं जो बड़ी कंपनीज नहीं टारगेट कर पा रही होती और उनके लिए वो सेपरेट एक प्रोडक्ट बना लेती हैं। लास्ट टाइप फिर है कस्टमाइज या माइक्रो टारगेटिंग, जिसके अंदर आप इंडिविजुअली या लोकल एरिया के हिसाब से सेपरेट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। बल्कि ये जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था मिडीवल एरा में, उससे पहले भी यही था कि लोगों के लिए कपड़ा और जूता बिल्कुल कस्टमाइज बनता था। फिर ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो ज़ाहिर है उससे कॉमन होनी शुरू हुई चीज़ें, और अब कहते हैं दुनिया दोबारा काफ़ी हद तक इंडिविजुअलाइजेशन पे जा रही है क्योंकि इसके अंदर आपको एक पर्सनल टच मिलती है। फॉर एग्जांपल कोरियो फुटवियर, ये लोकल एक ब्रांड है, ये शूज़ दे रहा होता है कस्टमाइज़, एग्ज़ैक्ट आपके फुट के हिसाब से जो है ना वो बना के देंगे। मग आर्ट एक वेबसाइट है, ये डिफरेंट मग्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो उसके ऊपर आपका नाम लिख देते हैं और इस तरह आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। क्रॉस एक अमेरिकन ब्रांड है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, बहुत ज़बरदस्त पेन इनके होते हैं। तो उसमें भी अब अपने पेन्स में ये दे दिया हुआ है कि जी $10 एक्स्ट्रा चार्ज करके आपका नाम एनग्रेव करके दे देंगे वो प्रोडक्ट पे, तो वो कस्टमाइज़ एक चीज़ बन जाती है आपके लिए। ये इसके अंदर आइडिया है। बाकी टारगेटिंग स्ट्रेटजी चुनने में और बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। पीएलसी अभी आगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल में कंसेप्ट आएगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे है। उसके हिसाब से भी आपको टारगेटिंग करनी होती है। आपके कंपेटिटर्स की भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ताल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल सेगा एक वीडियो गेम कंसोल बनाने वाली कंपनी होती थी, जो वीडियो गेम्स के गोल्डन इराज में 1980s में अपने कंसोल से इसकी
लीडर था ये उस जमाने में। और इवन लेटर ऑन 1999 तक जब सिर्फ सोनी हुआ था तो उसने ड्रीमकास्ट कंसोल बनाया था, वो भी सेल्स के तमाम रिकॉर्ड उसने ब्रेक किए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर 2000 में सोनी और माइक्रोसॉफ्ट ने कंसोल से इन हो गए। सेगा ने रियलाइज किया कि ये बहुत छोटी कंपनी है और इतनी बड़ी-बड़ी जायंट्स को उनकी मार्केटिंग बजट्स को ये कम्पीट नहीं कर सकती। तो इसको क्विट करना पड़ा, ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम कंसोल बिजनेस से क्विट कर रहे हैं, अब सिर्फ हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रहेंगे। तो समटाइम्स ज़ाहिर है आपके कंपेटिटर की भी मार्केट स्टडी का ताल्लुक होता है कि आपने किस तरह जो है ना सेगमेंट्स बनानी है या टारगेटिंग करनी है वगैरह वगैरह। लास्ट कंसेप्ट पोजीशनिंग का है। जब ब्रांड जो भी बनाया जाता है उसकी एक सर्टेन पोजीशन होती है। आप पोजीशनिंग का कंसेप्ट समझे कि कंज्यूमर के माइंड में कोई डिस्टिंक्ट स्पेस या वर्ड ऑक्यूपाई करना क्लियरली सेपरेट हो, जो कंपटीशन से समझ लें, दूसरे ब्रांड से, प्रोडक्ट से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। कंपनीज फॉर एग्जांपल कोशिश करती हैं कि अपने आप को हम दूसरों से डिफरेंशिएट करें, अदरवाइज ज़ाहिर है दूसरे ब्रांड में और आपके ब्रांड में फ़र्क नहीं होगा। गाड़ियों में मसलन देखिए सुजुकी ने अपने आप को इकोनॉमी पे पोजीशन किया हुआ है। वॉल्वो एक ब्रांड है, ये अपने आप को सेफ्टी के ऊपर बहुत एम्फसाइज़ करता है। टोयोटा प्रियस ने हाइब्रिड है, उसने फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर और एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस के ऊपर फोकस किया है। मर्सिडीज़ ने अपने आप को लग्जरी पे पोजीशन किया है। बीएमडब्ल्यू उसके कंपटीशन में आया, उसने देखा लग्जरी का वर्ड ऑलरेडी ओन्ड है, तो उसने अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए, हालांकि वो भी उसी के कंपटीशन में है, उसके बराबर की गाड़ी है, लेकिन उसने अपने आप को परफॉर्मेंस के ऊपर पोजीशन किया हुआ है। इस तरह कंपनीज एंड ब्रांड जो है ना वो डिफरेंट पोजीशनिंग जोन करते हैं। हलीब नेस्ले का मिल्क पैक पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से है, और इसने इसके मुकाबले में हलीब जब आया था तो उसने अपने आप को, नेस्ले ने जो कि खालिस का वर्ड ऑन किया हुआ था, इसके हर ऐड में डब्बे पे यही होता था कि जी खालिस जो है, तो हलीब ने गाढ़ा का वर्ड यूज़ किया डिफरेंशिएट करने के लिए। हालाँकि दोनों कंपनीज़ वही पाकिस्तान से दूध लेती हैं, इवन इवेंचुअली ये हुआ था कि दोनों के प्रोसेसिंग प्लांट्स भी एक जैसे से ही थे। तो मतलब सारा कुछ सेम है, लेकिन ये कि वो उसकी पोज़ीशनिंग और है, इसकी पोज़ीशनिंग और है। हालाँकि प्रोडक्ट तकरीबन मिलती-जुलती है, बहुत माइनर, हार्डली उसमें कोई डिफरेंस होगा। कोई ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क नहीं वगैरह वगैरह। तो समटाइम्स इस तरह भी होता है, डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह ऑयल्स के अंदर है हबीब और फ्रेंडलीनेस पे फ़ोकस करता है, डालडा मदर्स लव पे करता है, तल्लो जो है वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे करता है। तो ये सिर्फ डिफरेंसेस हैं जो कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड से डिफरेंशिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। पोजीशनिंग में बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है परसेप्चुअल पोजीशनिंग मैप का, कि पोजीशनिंग मैप क्या होता है? एक ग्राफ के ऊपर जो है ना आप पोजीशन बनाते हैं और उस पर डिफरेंट ब्रांड्स को एलोकेट करते हैं इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जिसकी बेस के ऊपर लोग प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ फिगर 2.3 के अंदर ये डाटा लिया हुआ है इसकी पाक व्हील्स की वेबसाइट से। इसमें प्राइसेस चेंज होती रहेंगी, बट इन जनरल के यहाँ पे ली है इंजन पावर और प्राइसेस ली हुई हैं। तो अगर आप एक्स एक्सिस पर डालें इंजन पावर, इधर लो इंजन पावर राइट साइड पे, हाई इंजन पावर, और इधर प्राइसेस लो प्राइस और इधर हाई प्राइस, तो आपको उसके बदले में आप देखेंगे कि आप इन ब्रांड्स को जब एलोकेट करेंगे, रफली इस टाइप की पोजीशनिंग बनेगी। सुजुकी रिलेटिवली यहाँ पे ज़्यादा इसके ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है, टोयोटा हाइलक्स इधर आ जाएगी, लैंड क्रूज़र इधर आएगी, होंडा का अकॉर्ड इधर आ रही है, मर्सिडीज़ बेंज सी क्लास यहाँ पे आ रही है, लेकिन मर्सिडीज़ बेंज एस क्लास जो है वो 6 करोड़ से एक्सपेंसिव है, तो वो इस एंड पे आ रही है। इधर बीएमडब्ल्यू आईडी यहाँ पे आएंगी, पोर्शे 9 करोड़ की है, 911 वो इधर आ रही होगी। तो इस तरह अब यहाँ से ना आपको मार्केट में गैप भी पता चलते हैं। मे बी इस एरिया में, ये इस एरिया में अगर कोई कंपनी आएगी तो प्रोबेबली सक्सेसफुल होगी, क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कस्टमर नीड को फुलफिल करने के लिए। इधर कोई आएगी तो यहाँ पे कंपटीशन आती है। तो इस तरह कंपनीज एंड ब्रांड वो देखते हैं कि हम लोग किस जगह पे किस तरह टारगेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स दिए हैं, एक्चुअली ब्रांड इससे भी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे कंपेयर करते हैं पोजीशनिंग मैप के अंदर। क्योंकि एक प्रोडक्ट लेते हुए मसलन यहाँ पे हमने सिर्फ इंजन पावर और प्राइस ली है, जबकि गाड़ी में हो सकता है किसी के लिए लेग स्पेस, स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्वालिटी कॉन्शियस हो बाद लोग, क्वालिटी का परसेप्शन होगा। मोबाइल फ़ोन लेते वक़्त अक्सर लोग क्वालिटी और प्राइस पे कंपेयर कर रहे होंगे। क्वालिटी भी फिर परसीव्ड होगी, किसी की नज़र में अननोन ब्रांड है तो वो उसकी लो क्वालिटी होगी, फलाँ ब्रांड की जो है ना वो बेहतर क्वालिटी है वगैरह-वगैरह। पोजीशनिंग मैप कंपनीज़ को अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। जो हमने अभी ओपनिंग केस स्टडी में पढ़ा था कि जी उसने यूनिलीवर ने डव लॉन्च की, तो क्या हुआ था कि उनका एक यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे लाइफबॉय और सनसिल्क, तो उनको लगा कि जी टॉप एंड पे गैप है, तो उन्होंने वहाँ के लिए फिर डव लॉन्च किया। प्री पोजीशनिंग कभी-कभार करनी पड़ती है, डिफिकल्ट होती है कि कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट का एक इमेज हटा के कोई दूसरा डाला जाए। पोजीशनिंग स्टेटमेंट सारे कांसेप्ट्स को कंबाइन करती है सेगमेंटिंग और पोजीशनिंग के, कि आप ये एक जुमले में अगर लिखे कंपनी के जो टू किस कस्टमर्स के लिए हम बना रहे हैं, टारगेट मार्केट उनकी कौन सी नीड फुलफिल कर रहे हैं, आवर ब्रांड कौन सा है, इज क्या कांसेप्ट है उसका, यानी कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, दैट उसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यानी वो क्यों लोगों को लेना चाहिए, उसके अंदर कौन सा ऐसा यूनिक एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल ये सैंपल के तौर पे दिया हुआ होंडा सीडी 70 का मे बी इस तरह का बनेगा कि टू
students and adults seeking low cost traveling. Our Honda CB70 is a motorcycle that point of difference क्या है जी, economical है, reliable है and has high resale value. तो इस तरह का यानी आप अपने ब्रांड का भी बना सकते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है ना वो सही समझ आए सेगमेंटिंग और पोजीशनिंग का। बाकी और पोजीशनिंग कंसंट्रेशंस हैं यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं एक ही रखना चाहिए आपको। अगर आप बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर करेंगे फोकस तो ह्यूमन माइंड चूंकि सिंपल है, लोग ज्यादा डिफरेंसेस याद नहीं रख सकेंगे। अलेक्स एंड जैक ट्राउट की लिखी हुई बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है 22 म्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, वर्थ रीडिंग है। इसके अंदर काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स दी हुई हैं ब्रांडिंग के हवाले से। बाकी आपने क्या वैल्यू प्रोपोजिशन बनानी है, पोजीशनिंग करनी है अपनी, उसके ये डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीके अप्रोच क्या है कि आप प्राइस हाई रखें और उसके बदले में बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा दें। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज और ये टोयोटा की लेक्सस वो क्या कर रहे हैं कि जी हमारी प्राइसेस बहुत हाई हैं बाकी गाड़ियों से, लेकिन हम उसके बदले में लग्जरी एलिमेंट जो है ना बहुत बेहतर दे रहे हैं। फिर द सेम क्या है जी, मोर फॉर द सेम, यानी आप बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं जी प्राइस हमारी बराबर है। तो एक ये अप्रोच होती है। इसी तरह प्राइस आपकी कम है लेकिन आप बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट टू मेंटेन होती है अगर कोई कंपनी ये रन करना चाहे। और यहाँ पे क्या है जी, बेनिफिट्स तो बराबर हैं लेकिन प्राइस आप कम दे रहे होते हैं ताकि आप अगेन मार्केट शेयर ले सकें। और लेस फॉर मच लेस कि आप कहते हैं कि अगरचे हमारी प्राइस हम बेनिफिट्स कम दे रहे हैं लेकिन हम उसके बदले में कीमत भी बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। लेस फॉर मच लेस के ठीक है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सऊदी अरब की एक फ्लाइनास के नाम से एयरलाइन है, जो उसका क्या है कि वो टिकट भी नहीं प्रिंट करते और इवन शॉर्ट फ्लाइट्स के ऊपर खाना भी नहीं देते, लेकिन उसके बदले में उनके थोड़े से चार्जेस भी बाकी से कम है। तो इस तरह आप डिफरेंट यानी मोर बेनिफिट फॉर लेस प्राइस, जैसे Xiaomi न्यू चाइनीज एक ब्रांड है, इसने क्या किया है कि ये स्पेक्स में काफी कंपटीशन में है सैमसंग और एप्पल के साथ, लेकिन प्राइस वाइज जो है ना उनसे काफी लोअर है। तो ये अमूमन यही होता है कि जो नया ब्रांड आ रहा होता है वो फिर थोड़ा लो प्राइस के ऊपर प्ले करके एक दफा मार्केट शेयर गेन करता है ताकि जो है ना मेरा ओवरऑल कंपटीशन के अंदर फिर इवेंचुअली एक्सपैंड हो। तो ये हैं चैप्टर नंबर 2 की टर्म।